जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आयु के साथ हम मानते हैं कि लोगों को शनि बन जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, सीजनड हो जाना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड हो जाना चाहिए, कर्म और उसके फल को समझने वाला हो जाना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं इस समय ऐसे दिखाई देता है कि राहु का प्रभाव कुछ ज्यादा ही हो गया है। सब लोग एक संशय की स्थिति, इल्यूजन, इमेजिनेशंस और सबसे बड़ी बात, माया का एक ऐसा खेल दिखाई दे रहा है जिसमें सभी वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस उसमें माया के खेल में ग्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस समय जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, ईरान की बात कर लें। दर्शकों, जितने भी ये मैंने कंट्रीज के नाम लिए, इन सब के जो टॉप लीडर्स, किसी में प्राइम मिनिस्टर होगा, किसी में प्रेसिडेंट होगा, आप देखिए सब उम्र दराज व्यक्ति हैं, एज में बड़े हैं। एज के साथ हालांकि उनके पास ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस भी उनके पास बहुत है, मगर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जल्दबाजी दिखाई दे रही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना नाम परमानेंट करके जाने की। और उसी में ऐसी हरकतें दिखाई दे रही हैं कि हम जल्दबाजी में सब कुछ कर लें, दूसरे दुनिया के देशों के ऊपर अपनी अथॉरिटी स्टैंप कर लें, हम सबको दिखा दें हम कितने बलशाली हैं, कितने ताकतवर हैं। और ये सारा खेल ऐसे लग रहा है जैसे माया का एक जाल बुना हुआ है और उसमें प्लेयर्स बिना सोचे समझे एक्टिंग सी करते जा रहे हैं। अब आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध उठा लीजिए, रशिया यूक्रेन में किसने किससे क्या लेना है, किसको क्या गेन हुआ, किसका क्या लॉस हुआ, ना तो कुछ समझ में आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा युद्ध, इजराइल इजराइल अपने नेबर कंट्रीज के साथ, सबके साथ ही ऑलमोस्ट युद्धरत है। वो चाहे गाजा की बात कर लें या जो छोटे छोटे और देश हैं उनकी बात कर लें, मगर जैसे ही नेतन्याहू, जो कि अच्छे भले उम्र दराज व्यक्ति हैं, सत्ता का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, मगर जाने उनको क्या हुआ कि ईरान के ऊपर भी अपनी अथॉरिटी स्टैंप करने का विचार उनके मन में आ गया, रातों रात उनके ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि लॉजिकली देखें तो कोई ऐसा सीरियस कारण तो दिखाई देता नहीं था। और जब ईरान ने रिटेलिएट किया बहुत स्ट्रांगली, तो वो अमेरिका के पास चले गए कि हमें बचाइए। अब अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया, और जैसे ही अमेरिका इस युद्ध में कूदा, आप देखिए ईरान की रिटेलिएशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और ईरान को सपोर्ट कहां से मिल रही है? सारे अरब देश तो उनके साथ हैं ही, मगर साथ में चाइना की तरफ से, कोरिया की तरफ से, रशिया की तरफ से और इवन पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान को, चाहे वो दिखाने की सपोर्ट हो, मगर सपोर्ट तो आ गई। और अगर इस युद्ध को थोड़ा सा भी और खींचा जाए तो परिणाम कहीं ना कहीं भयंकर होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में हम कहां खड़े हैं? इंडिया कहां खड़ा है? क्या भारतवर्ष किसी भी ऐसी पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करेगा, या भारत अपना उसी नॉन अलाइंड सिद्धांत को ही मान के चलेगा? और अगर हम नॉन अलाइंड के सिद्धांत पर ही चलते हैं, किसी भी युद्धरत पार्टी की तरफ हम अपना समर्थन नहीं देते, तो हमारा भारत का फ्यूचर आगे क्या है? इन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही खोजते हैं। देखो, पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने अपने व्यू पॉइंट्स बनाएंगे, वो उनका नजरिया हो सकता है, मगर हम जो देखेंगे वो भारत के चार्ट से देखेंगे, ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम ना तो किसी की फेवर करेंगे, ना ही किसी के हम अगेंस्ट जाने का, मतलब जिसको कहे ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करेंगे
कि हम इस समय कहां खड़े हैं। दर्शकों, ये आपके सामने इंडिया का चार्ट है। आप देखिए, 15 अगस्त 1947, हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष का जो प्रेजेंट, जिसको हम मतलब कहते हैं प्रेजेंट का इंडिया, ये उस बच्चे का चार्ट है जो 15 अगस्त 1947 को 12:01 रात को पैदा हुआ। हमने इस चार्ट को लिया। इस चार्ट के हिसाब से आप देखते हो कि इंडिया का लग्न टॉरस यानी वृषभ है, और लग्न के अंदर राहु महाराज पड़े हैं। इंडिया की स्थिति कहीं ना कहीं कमोबेश हम कह सकते हैं कि राहु का प्रभाव तो इंडिया के ऊपर रहेगा। यानी इंडिया कह सकते हैं कि एक एम्बिशियस कंट्री है। इंडिया की महत्वाकांक्षा राहु जैसी बड़ी है, उस अमृत तक जाने वाली एम्बिशन है। मगर जब बाकी चीजें हम देखते हैं, सेकंड हाउस में मार्स है। मगर दर्शकों, अगर हम नक्षत्रों को थोड़ा सा देखेंगे, जैसे आप देखिए, लग्न नक्षत्र कृतिका है, सूर्य का नक्षत्र है, हम कह सकते हैं अच्छा है, ठीक है। मगर सूर्य कहां बैठा है इंडिया का? सूर्य बैठा है अश्लेषा नक्षत्र में, और सूर्य की पोजीशन कहां है? थर्ड हाउस में, पराक्रम के भाव में, एफर्ट्स के भाव में। भारत को अपनी अथॉरिटी स्टैंप करने में अपने नेबर्स का सहयोग, या अपने नेबर्स के साथ एसोसिएशन, या हम किस तरह एफर्ट करते हैं, उससे हमारी अथॉरिटी बन सकती है। मगर अश्लेषा, एक बात तो है कि गंडांत का नक्षत्र है दर्शकों। पीछे पास्ट से जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस अंदर पड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं उस अश्लेषा नक्षत्र में है। और अगर आप इंडिया के बाकी नक्षत्रों को भी देखोगे, 3 प्लैनेट्स अश्लेषा नक्षत्र में है। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है, आप देख सकते हो, शुक्र अश्लेषा में है, और शुक्र के साथ शनि भी अश्लेषा में है। भारत के कर्म में भी उस पास्ट के दुख की, कह लीजिए, हम लंबे समय तक लोगों के गुलाम रहे, चाहे वो क्रिश्चियंस की बात ले लें, मुस्लिम्स की बात ले लें। मतलब अगर हम अपने पास्ट को देखें, तो पास्ट में दुख की मेमोरी, उस झेलने की मेमोरी, बहुत देर तक गुलामी और दास्ता की जो वो थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं इंडिया के प्लैनेट्स के जहन में पड़ा है। हमारी एफर्ट्स में वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस कह लीजिए, या जो दास्ता हमने झेली, जो गुलामी हमने झेली, उसके पार जाकर, उस गंडांत को पूरा करके, वो जो गांठ मन के अंदर बैठी हुई है, आप देखोगे वो कहीं ना कहीं कमोवेश हर भारतीय के मन में है कि हमें अब दोबारा से कहीं इस तरह की स्थिति ना बने। अब आप देखो, चंद्रमा भारत का कहां है? पुष्य नक्षत्र में है। ये तो बढ़िया नक्षत्र है दर्शकों, शनि का नक्षत्र है, न्यूट्रिशन के साथ इसका संबंध है। अब देखिए, भारत पूरी दुनिया को एक तरीके से हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन देता है, खाने पीने की चीजें मुहैया करवाता है, खुद भी अच्छा खाता है, सबको अच्छा खाने की इच्छा भी रखता है, और देता भी है। यही तो पुष्य नक्षत्र का काम है। मगर आप देखिए, मंगल भारत का आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा नक्षत्र की कहानी दर्शकों मैंने पिछले वीडियोस में आपको सुनाई है, आप रेफर कर सकते हो, कि भगवान शिव तांडव नृत्य करेंगे। मगर तांडव नृत्य क्यों करेंगे? जब कहानी उनके हाथ से बाहर चली जाएगी, यानी कि एक तरीके से हेल्पलेसनेस की स्थिति। भगवान शिव जो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने के बाद भी विष की स्थिति बने, तो मार्स रिटेलिएट करेगा, शिव जी का तांडव कर सकता है। मगर आप देखोगे कि मंगल 7 डिग्री का है दर्शकों। ये ही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया अटैक करने से हमेशा बचता है, अगर क्योंकि सेनापति आपका बहुत कमजोर डिग्री का है। आप घर में स्ट्रांग हो, पहली बात, बड़े हो, इसमें कोई शक की बात नहीं, जनसंख्या में आप दुनिया में नंबर 1 हो,
सबको मालूम है। बौद्धिक स्तर पर आप सबसे आगे हो, ये भी पूरी दुनिया को मालूम है। मगर कहीं ना कहीं जिसको वो कहते हैं ना कि अटैक करने की भावना, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मंगल 7 डिग्री का है। सो भारत की तरफ से अटैक, ये थोड़ा सा ऐसी चीज दिखती है कि दूर की कौड़ी। इसको हम एब्सेंट तो नहीं कह सकते, मगर एक बात है, बच्चे को बड़े का साथ चाहिए। आप इंडिया की पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए, हमें किसी के साथ अलाइन होना पड़ा है। स्टार्टिंग में चाहे रशिया के साथ होना पड़ा, रशिया के बाद थोड़ा चाइना के साथ प्यार की पींगें बढ़ी, हिंदी चीनी भाई भाई हो गए थे। मगर उसमें भी क्या दुख मिला, आप सबके सामने जग जाहिर है वो बातें। अब उसके बाद अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस, यानी कि हमें कहीं ना कहीं हम अपने सेनापति तत्व को स्ट्रांग बनाने के लिए हम किसी ना किसी का सहयोग चाहते हैं। तो हमें अलाइंड तो होना पड़ेगा, चाहे हम कहें हम अहिंसा में जाते हैं, हम नॉन अलाइंड की बातें करते हैं, मगर मंगल के हिसाब से दर्शकों आप देखो, भारत को किसी ना किसी का सहयोग चाहिए। अब वो कैसे आगे कहानी बदलती है आप चार्ट में देख सकते हो। अब भारत का गुरु जुपिटर दर्शकों छठे भाव में पड़ा है। अब ये सुखद स्थिति नहीं है। पूरी दुनिया के आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद, फिलॉसफी दर्शन का सबसे बड़ा सेंटर होने के बावजूद, वेदों से लेकर जितनी भी अगर हम अध्यात्म की बात करें, सबसे गहरा दर्शन और सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा एनलाइटन सोल्स की अगर हम बात करें, तो दर्शन और ज्ञान को देने वाला भारत ही है। भारत को उसका हम स्थान कह सकते हैं। मगर जुपिटर महाराज पड़े कहां हैं? पड़े हैं छठे भाव में, लिब्रा में, और नक्षत्र है विशाखा, जो कि जुपिटर का अपना नक्षत्र है, मतलब शुक्र के घर में। आप देखिए ये जो शुक्र और जुपिटर का क्लैश है, ये भारत में आपको हमेशा दिखाई देगा। ये दोनों तरह के दर्शन आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। एक कहेगा कि हमें साइंस के हिसाब से तरक्की करनी है, दूसरा कहेगा नो, साइंस के हिसाब से नहीं, सिर्फ अध्यात्म और अध्यात्म का रास्ता ही पकड़ो। भारत के दर्शन में यह चीज आपको पहले भी दिखाई दे रही थी, और कमोबेश ये सेंटीमेंट आज भी है। हालांकि ठीक है, हमने साइंस को अब थोड़ा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, हम लॉजिक्स को पकड़ना शुरू हो गए, वो बातें भी हैं, बट मोर और लेस ये थॉट प्रोसेस है। अब बाकी अगर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो भारत के तीसरे भाव में प्लैनेट्स का जमावड़ा है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी हमारी कहां है? हमारे तीसरे भाव में। और दर्शकों, तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव आपके पड़ोसियों का होता है। पड़ोसियों के साथ आप देखो, सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, क्लैश। आप बड़े हो, मगर बड़े के साथ सन सैटर्न, ये बाप बेटे का क्लैश है। ये वो ईगो क्लैश है जिसमें ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। अब चाहे वो जो अगल बगल वाली जितनी कंट्रीज हैं, आपकी पड़ोसी नेशंस, वो आपके बच्चे हैं, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में वो कॉन्फ्लिक्ट और वो ऑपोजिशन आपके साथ बनी हुई है, क्योंकि एनर्जी का जमावड़ा है। दर्शकों, मैंने क्या बोला था कि हम चार्ट को बहुत ऑनेस्ट तरीके से एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम, ऐसा नहीं है कि हम किसी को डाउनग्रेड करने की और किसी की फेवर करने की, क्योंकि ज्योतिष का ये काम ही नहीं है। और केतु सप्तम में है। सप्तम स्थान किसी के भी चार्ट का ऑपोजिशन का तो प्लेस है ही। ये वो भाव है जहां पर हम क्या देखते हैं कि ये नॉन ऑपोजिशन है, हमें मालूम है कि भाई ये ऑपोजिशन है, बट ये आपका, जिसको हम कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट करने का भी, शिव और शक्ति, शक्ति यहां पड़ी है। आप देखिए, भारत की शक्ति उसके पास्ट में पड़ी है, और पास्ट में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था,
ज्ञान का भंडार था, अध्यात्म का स्थल था। हम जितने मर्जी ये शब्द कह लें, पूरी दुनिया एक एक वर्ड को एंडोर्स करेगी कि यस, सिचुएशन यही थी। सो आपकी शक्ति आपका पास्ट है, मगर आज हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट में जो ज्ञान, जो धर्म, धर्म की बातें, क्योंकि जुपिटर धर्म के साथ संबंधित, वो छठे भाव में है दर्शकों। तो छठे भाव का जुपिटर, आप सब जानते हो कि कोई बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा। सो हमारे लिए अब मजबूरी क्या हो गई, अपने थर्ड हाउस में उस एनर्जी के जमावड़े को समझ के चलना। और दूसरी बात, राहु का रास्ता तो हमें पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लग्न में बैठा है दर्शकों, भारत के लग्न में है। अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम नवमांश को साथ में रेफर कर लें, तो आपको भारतवर्ष की इनर पिक्चर समझ में आएगी कि इनर पिक्चर क्या है। अब इनर पिक्चर में आप देखिए, सूर्य भारत के लग्न में है मगर मीन राशि में। तो आप कह सकते हो कि जब लग्न में सूर्य है तो भारत का प्रभाव तो रहेगा। और वैसे भी सर्वाष्टक वर्ग में भी दर्शकों आप देख सकते हो कि यहां पर 44 पॉइंट्स हैं। जब 44 पॉइंट्स लग्न में हो, और ज्योतिष का सिद्धांत है कि जिसका लग्न मजबूत, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। सो जो मर्जी होता रहे, भारत की पोजीशन, भारत की सिचुएशन को तो कुछ नहीं होने वाला। भारत की जो अथॉरिटी है, भारत की जो पोजीशन है, स्ट्रांग पोजीशन है दुनिया में, वो तो वैसी ही रहने वाली है, वो नहीं कहीं जाने वाली। बट अब आप देखिए, जो बात मैंने मंगल की पहले शुरुआत करी थी, अब नवमांश में आप मंगल को देखिए। मंगल दशम भाव में आ गया, 7 डिग्री का मंगल। अब यहां पर आपको अपने मंगल को ही स्ट्रांग करना है। अगर मंगल को भारतवर्ष अपना स्ट्रांग कर ले, उसके लिए इंटरनल प्रेपरेशन। क्योंकि मंगल को देखो, हालांकि जितने बड़े सेनापति पीछे हुए, चाहे वो कार्तिकेय की बात हम कर लें, जितने भी सेनापति बड़े, मतलब जिनको हम मान सकते हैं, आप देखिए उन सबके साथ एक बात थी कि उनको अपनी पावर को जागृत करना था। चाहे हम बजरंगबली हनुमान की बात कर लें, भगवान राम के सेनापति, उनको बताना पड़ा किसी को, चाहे वो गुरु है, चाहे वो जामवंत थे, जो भी है। आप उसमें मत जाइए कि किसने बताया, मगर एक बात है, कोई चाहिए दूसरा जो आपके कान के अंदर वो मंत्र फूंके कि आप बड़े हो, आप स्ट्रांग हो, आप शक्तिशाली हो। सो भारत को इस तरह की एनर्जी की जरूरत रहेगी। जब आप देखिए बाहर से थोड़ी सी शाबाशी हमारे पॉलिटिशियंस को मिल जाती है, किस तरह बड़े फूल जाते हैं, अपने आप को एकदम से वो खुशी का लहर पूरे सब में, मतलब क्यों? क्योंकि ये भारतवर्ष के, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई कर्म स्थान में ये चीज पड़ी है, तो ये ऐसा ही होगा। छोटी सी विक्ट्री, आप एकदम से क्या हो जाओगे, बड़े दिल वाले हो जाओगे। दशम भाव है, अब दशम भाव में सेजिटेरियस, जुपिटर का भाव। जैसे ही आपने विक्ट्री ली, अब आप पुरानी विक्ट्रीज को याद कर लीजिए। जीत लिया पाकिस्तान का हिस्सा, बांग्लादेश का जीत लिया, और उसके बाद जुपिटर बड़े दिल वाले, चैरिटी दे दो। चाहे वो इस बार ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कर लो, अपर हैंड करके फिर छोड़ दिया। ये भारत के स्वभाव में है दर्शकों। ऐसा नहीं है कि हम किसी को एक्यूज करें कि फला लीडर ने ये गलती करी। जब भारत का, हमारा चार्ट ही ऐसा है, तो लीडर्स भी तो वैसे ही होंगे ना। तो चाहे हम अपने पास्ट के लीडर्स को एक्यूज कर लें और चाहे प्रेजेंट लीडरशिप को कह लें, तो वो तो भारत का स्वभाव है दर्शकों, कि भारत इसी तरीके से है। मगर आज की वीडियो का क्वेश्चन ये नहीं है कि हम भारत के स्वभाव के ऊपर या भारत की कमियां या अच्छाइयों की बात करें, वो करते रहेंगे। भारत में बैठे हैं, भारत के हैं, भारत में रहेंगे, क्योंकि दिल में दिमाग में हर जगह भारत ही है।
और भारत का उत्थान हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। देश प्रेम की बात कह ले तो जो सच्चा स्पिरिचुअल इंसान होगा, देश प्रेम तो उसमें होगा ही होगा। सो देश प्रेम की इतनी बातें नहीं, क्योंकि ज्योतिष की वीडियो है। तो ज्योतिष की वीडियो में आज हम उस रिलेशनशिप को खोज रहे हैं जो पूरी दुनिया में ऑलरेडी प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है। अब प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, अब इसके लिए हमें अगले चार्ट्स में भी थोड़ा सा दर्शकों देखना पड़ेगा हमें कि कहानी कहां जा रही है। जैसे ही भारत के आप D10 को देखोगे, आप देखिए 4 और 10, चौथे भाव और दशम भाव में क्या है? जुपिटर और सूर्य। यानी कि हमारे दिल के अंदर जुपिटर चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। तो भारतवर्ष कुछ भी करेगा तो वो ज्ञानवान तरीके से, अपने धर्म को छोड़ेगा नहीं, किसी के साथ गलत नहीं कर सकता भारत। तो भारत भारत के वो स्वभाव में नहीं है कि भारत की तरफ से कुछ भी इस तरह की हरकत जैसे इजराइल कर सकता है, अपने अगल बगल के अपने नेबर्स के साथ अथॉरिटी स्टैंप करने के लिए अटैक करना। भारत बहुत बड़ा देश है, अगर भारत चाहे तो अपने सब अगल बगल वाले नेबर्स को दबा सकता है, मगर नहीं करेगा दर्शकों, क्योंकि भारत का चार्ट है ये। तभी आप देखते हो भारत अपने बच्चों को पुराने, अगर हम चार्ट की बात मतलब पुराने नक्शे की बात करें तो ये सब भारत के हिस्से ही तो थे। पाकिस्तान की बात कर लें, तिब्बत की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, बर्मा की बात कर लें, लंका की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर, ये सब भारत के हिस्से ही तो थे। भारत के हिस्से कह लीजिए या भारत के बच्चे कह लीजिए, मगर भारत सबको बराबरी देगा। जुपिटर है, दिल के अंदर जुपिटर बैठा है ना। बट अब यही चीज हमें अब समझनी है। देखिए, हम चाहते हैं दुनिया में सूर्य बन के चमकना। D10 में सूर्य आपके दशम भाव में है। दशम भाव का मतलब क्या होता है? कर्म का भाव। यानी आप चाहते हो दुनिया के अंदर बड़े बनना, क्या आप चाहते हो कि दुनिया में आपका जो पोजीशन है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट हो? और किसी हद तक देखिए, अगर हम मेरिट की बात करें, पॉपुलेशन में हम नंबर 1, पॉपुलेशन के साथ आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करें, क्यों? क्योंकि ये राहु राहु लग्न में है। तो राहु वाले कामों में भारत का दुनिया में नंबर 1 होना, आईटी रिलेटेड काम में होना, ये कोई हैरानी वाला सब्जेक्ट नहीं है। कि पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए इस बात को कि अगर आईटी और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात आएगी तो इंडिया का मुकाबला नहीं बनेगा। मगर बस बात वही है कि इंडिया को साइंटिफिक अप्रोच पकड़नी है। दूसरों को दबाने की इच्छा तो कभी रहेगी नहीं, वो तो होनी नहीं। बट बड़े बनने की इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, क्योंकि राहु एम्बिशंस देता है। अब ये ऐसी दोधारी तलवार हो जाती है जहां पे आप सीधे रास्ते से सोच रहे हो चलने की, मगर दुनिया में दर्शकों अमृत सीधे रास्ते से नहीं मिलता। अब जब सीधे रास्ते से नहीं मिलता, समुद्र मंथन होता है, तो भाई विष भी तो आ जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विष भी आ जाता है, जैसे नेतन्याहू के साथ हुआ। इसराइल ने कभी सोचा था कि ईरान की तरफ से इतनी बड़ी रिटेलिएशन आ जाएगी कि लेने के देने पड़ जाएंगे? कहां पे? पिछले 20-25 साल में इसराइल इनविंसिबल स्टेटस लेकर बैठा था कि उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। मगर आप देख लीजिए, जैसा गाजा का हाल है मोर और लेस, इसराइल में भी उसी तरह की डिवास्टेशन दिखाई दे रही है। सो जब समुद्र मंथन होता है तो विष भी आएगा। अब विष पीने के लिए कोई भगवान शिव जैसा इंसान ही चाहिए जो उस विष को पचा पाए। मगर अब वो जो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से जो विष पैदा हुआ है, क्या आप सोचते हो कि ट्रंप उस स्टेटस में है कि उस विष को अपने अंदर रख पाएगा? क्या आप सोचते हो कि दूसरी कंट्रीज, ईरान के लीडर्स, चाइना के लीडर्स,
रशिया के लीडर्स क्या उस विष को अपने कंठ में रख लेंगे? दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस समय दुनिया के सामने है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बार बार मंगल की बात क्यों कर रहा हूं? मंगल केतु दर्शकों इकट्ठे हुए हुए हैं। ये जो आगे आने वाले अप्रोक्सीमेटली 50 दिन हैं 13 अगस्त तक के। दर्शकों, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी कि ये बहुत ही खतरनाक दिन है। जब खतरनाक दिन है, अगर आपने, अब आप देखिए दोबारा से कि क्या आपका वो नॉन अलाइंड स्टेटस दिखता है। अब आप देखिए भारत के चार्ट में, अगर नवमांश में देखेंगे, मून केतु छठे भाव में है, मगर मन के अंदर लियो सूर्य पड़ा है। बड़े बनने की भावना तो है, मगर चुप होके अपने मनोभाव को अपने मन में दबाकर, शांत होकर, चुप होकर, अकेले होकर, आइसोलेट होकर। मगर आइसोलेशन आपके लिए छठे भाव का सब्जेक्ट है। आपको आइसोलेट नहीं रहना। आइसोलेट होगे या आइसोलेट रहोगे या आइसोलेट होने की भावना पालोगे। दर्शकों, ये दो अलग बातें होती हैं। सो ना आपके लिए आइसोलेशन अच्छी, ना आइसोलेट होने की भावना आपके लिए अच्छी, क्योंकि दोनों के अंदर आपका नुकसान ही पड़ा है। सबसे बड़ी बात अब क्या है दर्शकों, चार्ट में से क्या निकल रहा है? चार्ट में से इस चीज को और समझने के लिए हम थोड़ा सा भारत के दशा पीरियड को भी देख लें। दशा पीरियड में क्या चल रहा है? दशा पीरियड में दर्शकों देखेंगे तो इस समय भारत की कौन सी दशा चल रही है? 1 2 3 4 5 और 6 नंबर की दशा ये चल रही है। छठी दशा, दैट मीन्स भारत का छठा हाउस एक्टिवेटेड है। दर्शकों, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे जो पॉलिटिशियंस, जो लीडर्स, जो बड़े मतलब लोग जो कंट्री के लिए मीनिंगफुल होते हैं, सिर्फ उनकी बात है। इस समय भारत का भी तो छठा भाव एक्टिवेटेड है। जब छठा भाव एक्टिवेटेड है तो हमें उसके हिसाब से हमें सोचना भी पड़ेगा। जब चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा को ही देखना, चंद्रमा को ही समझना, उसके आंसर्स हमें वहां से ही मिलेंगे। मगर चंद्रमा के अंदर अब देखिए ये सूर्य की बात है। तभी ये जो विश्व गुरु का नाम आता है, ये ऐसे ही नहीं आ जाता। ये मनोभाव ही तो होते हैं। क्योंकि हम बने कहां से? जो बाहर से हमें इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो ही इन्फ्लुएंसेस दिखाई देते हैं। भारत के अंदर वो विश्वगुरु बनने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है। मगर ये जो सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है दर्शकों, एक पानी एक आग मन के अंदर है, बट कॉन्फ्लिक्ट है दर्शकों। और उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? आप देखिए, अब पूरी दुनिया आपसे एनेमिकल हो रही है। इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बाकी लोग आपकी इस मनोभाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज है जो सब में होती है। कोई भी, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे कोई दूसरा देश है। आप यूरोप के देशों की ले लो, छोटे छोटे देश है। बाहर से आपके साथ हंस के बात करेंगे, आपके बगलगीर भी हो जाएंगे, मगर क्या वो आपको बड़ा बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। बाहर से देखने में आपके साथ बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होंगी। इतनी मेरिट होने के बावजूद तभी आप देख लीजिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का नंबर नहीं आएगा। जहां पॉलिटिकल गेम हो जाती है वो तो बहुत बड़ी बात है, मगर दर्शकों यहां पर एक बहुत बड़ी घटना पीछे हुई है और वो भारत के चार्ट के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। वो क्या है? आप देखो कि जब G7 चल रहा था, G7 की मीटिंग चल रही थी, सारे वर्ल्ड के बड़े लीडर्स वहां पे इकट्ठे थे। आप देखिए एकदम से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप, अब उनके बारे में नॉर्मली ये कहा जाता है वो कब क्या कर देंगे किसी को नहीं मालूम। वेरी अनस्टेबल माइंड। मगर अनस्टेबल माइंड के बावजूद ही इज ए वेरी बिग बिजनेसमैन। उनका दिमाग सिर्फ बिजनेस की तरह चलता है, बिजनेस की तरफ जाता है, पैसे कमाने की बातें होती।
G7 को छोड़कर वो अमेरिका वापस चले गए और वहां पर पाकिस्तान के सेनापति फील्ड मार्शल मुनीर को उन्होंने लंच पे इनवाइट किया। अब दर्शकों, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए, उनके प्रेसिडेंट को बुलाया जाए, ये बात समझ आती है, मगर किसी कंट्री के आर्मी जनरल को बुलाना लंच पे, दर्शकों ये बात नॉर्मल प्रोटोकॉल में नहीं आती। मगर वहां पे डिस्कस क्या हुआ, लंच कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोन पे बात हो रही है। हर तरफ सब अपना अपना स्टैंड बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई कभी बाहर नहीं आती होती। क्योंकि ट्रंप जो अच्छी चीज अपनी होगी वो दिखाएंगे, मुनीर अपना दिखाएंगे, भारत के मतलब जो लोग हैं वो अपना दिखाएंगे। बट अब आप देखिए निकल के क्या आया, निकल के ये आया कि एक तो कि पाकिस्तान प्रमोट करेगा नोबेल प्राइज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को, और दूसरी बड़ी खबर क्या निकली कि पाकिस्तान को क्रिप्टो की हब बनाना है। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं ये खास पॉइंट सबके लिए बोल रहा हूं। अब क्रिप्टो की हब, अब दर्शकों क्रिप्टो किसका सब्जेक्ट है? ये जो क्रिप्टो करेंसी, ये राहु का सब्जेक्ट ही तो है। अब भारत के चार्ट के लग्न में वो ही पड़ा है। अब ये क्रिप्टो की हब वहां पे क्यों बनाई जा रही है? हालांकि नंबर ऑफ पीपल, देखो क्रिप्टो करेंसी है, करेंसी जितने लोगों के पास ज्यादा होगी उतनी करेंसी ज्यादा होगी। इंसानों के साथ है खेल। अब हालांकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम वीडियोस में भी ओपनली नहीं कर सकते, हालांकि हमें मालूम है। मगर एक बात कंफर्म है कि इसकी नींव एक साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में पड़ी थी, जिसमें भारत के बहुत लोगों ने मनी निवेश की, इन्वेस्ट किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, और जिसमें मेजर स्टेक प्लेयर कौन है? इंडियंस, इंडिया के अपने लोग और इंडिया के लोग जो बाकी दुनिया में फैले हुए हैं। बाकी पाकिस्तान भी उसमें अच्छा बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब आप देखिए क्रिप्टो करेंसी को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस, तो दैट मीन्स एक तरफ से युद्ध दिखाया जा रहा है दुनिया को ताकि दुनिया सोचे ही ना कि ये भी है, और दूसरी तरफ वो क्रिप्टो करेंसी उस माया, मतलब सब कुछ बदल दो। अब आप मेरी बात को समझ लें, तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अब दुनिया को नई दिशा दी जाएगी, ये सोच चल रही है। अब इसको काउंटर कौन करेगा? दर्शकों, इसको काउंटर आप क्या सोचते हो कि चाइना इसको छोड़ देगा? अब चाइना या रशिया इसको होने देगा? या यूरोप इस तरह की क्रिप्टो का हब पाकिस्तान में बन जाए, क्या इसको अलाउ करेगा पूरा यूरोप? अब इसको समझने के लिए अब आपको दोबारा से भारत के चार्ट में आना पड़ेगा। आप देखिए राहु महाराज यहां हैं, लग्न में हैं, ये सारा क्रिप्टो का खेल है। और राहु की डायरेक्शन क्या है? राहु की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अब जितना ये इजर ईरान और ईरान के बाद जो आगे की कंट्रीज या अरब कंट्रीज की आप बात करें जहां पे मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, वो कौन सी डायरेक्शन है? उधर सिर्फ वेस्ट की ही तो डायरेक्शन है, इंडिया से वेस्ट की। बट अब उसमें साउथ का कुछ बीच में अगर आ गया, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ साउथ की कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन जाए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनने से क्या होगा? क्योंकि इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हालांकि क्लियर कट वेस्ट है पाकिस्तान, मगर अगर दिल्ली के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ के साथ जाता है। अब ये भी हमारे लिए ऑपोजिशन की बात बनेगी। ये अगला कॉन्फ्लिक्ट है दर्शकों जो पूरे दुनिया में आने वाला है। ये वॉर राहु की ही तो है, इंसान नहीं लड़ रहे, कंप्यूटर पे बैठ के मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, राहु का सब्जेक्ट है। इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर में यही तो किया था।
जो भी कंट्री लड़ रही है अब इसी तरीके से लड़ रही है। मगर अब ये जो नॉर्थ और साउथ का खेल है दर्शकों, यही तो वो राहु केतु का एक्सिस, एक तरफ साउथ वेस्ट, दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट, अब यही सारी बात है। अब क्या पूरा यूरोप ट्रंप की उस महत्वाकांक्षी योजना को सहयोग देगा? चाइना भी नॉर्थ में है, रशिया भी नॉर्थ में है। सो क्या सारी दुनिया इस युद्ध को भूलकर ये क्रिप्टो के पीछे चल पड़ेगी? दर्शकों, अब ये क्वेश्चन आने वाले समय, जिसको हम कहते हैं भविष्य के गर्भ में है। मगर युद्ध तो है, ये 50 दिन युद्ध की स्थिति तो है। अब भारत को यहां पर सीधी सी बात क्या निकल रही है कि भारत को बहुत ज्यादा दिमागी मंथन करना पड़ेगा। दिमागी मंथन करे, युद्ध में बिल्कुल मत जाए। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी वार्निंग दी है कि भारत को युद्ध के बारे में, युद्ध के साथ एसोसिएट होने में, मतलब युद्ध की भावना से ही बचना चाहिए। थोड़ा बहुत देखो, इस चीज में हमेशा नुकसान आता है, हम समझते हैं, मगर लॉन्ग रन में इसका बेनिफिट होगा। अगर लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा। अब दूसरा, थोड़ा सा भारत को अब क्लेवर बनना सीखना चाहिए। चाहे आज वो हब, क्रिप्टो की हब वहां जा रही है, मगर कंप्यूटर, आईटी और वो सबसे बड़ा हब कौन है? वो तो ऑलरेडी इंडिया है। तो अगर ये चीज इंडिया की तरफ आ जाती है, डाइवर्ट हो जाती है क्लेवर थिंकिंग से, हम इसको यहां पे ला सकते हैं, तो आप देखिए कहानी पूरी दुनिया के लिए बदल जाएगी। और इसी से वो जो नॉर्थ साउथ का बैलेंस है दर्शकों, वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना एम्बिशियस कंट्री है, मगर चाइना की एम्बिशन बिजनेस रिलेटेड ज्यादा है बाकी चीजों की बनिस्बत। रशिया को एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस दे दिया जाए, रशिया उसमें सेटिस्फाइड फील करेगा। सो यहां पर लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को देखकर, समझकर, बुद्धि को विवेक के साथ इस्तेमाल करके आगे रास्ते खोजने पड़ेंगे। अगर रास्ते रास्ते खोजे जाएंगे तो दुनिया चल पड़ेगी। नहीं, दुनिया में आने वाले 50 दिन में अच्छा भला विनाश, डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। मगर एक बात है, हर विनाश के बाद नई शुरुआत तो देखिए होती ही है। अब आप भारत के चार्ट में भी देख सकते हो कि चंद्रमा की महादशा अब खत्म हो जाएगी, मगर चंद्रमा की दशा खत्म होते ही उसके बाद भारत मंगल की दशा में एंटर कर रहा है। सो भारत को यहां पर थोड़ा सा अग्रेसिव स्टैंड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड, थोड़ा सा ज्यादा डिटरमिन्ड स्टैंड, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर वाला स्टैंड, यानी कि एक सेनापति वाला रोल भी पकड़ लेना चाहिए। सीधा सीधा राजा बनने की बात नहीं, क्योंकि अभी यहां पर आपका जो चीज कमजोर है, आप पहले उसको स्ट्रांग करिए। अगर उसको आपने स्ट्रांग कर लिया तो आपके लिए रास्ते आगे खुल जाएंगे। ये था दर्शकों मेरा ऑनेस्ट एनालिसिस इस समय के वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। बाकी आगे की वीडियोस में कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे कि जो आएंगी उसको ज्योतिष के तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो में भी कर रहा हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस, एस्ट्रोलॉजिकल जो वैदिक ज्ञान है, उसका इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्ञान प्लस एस्ट्रोलॉजी प्लस साइंस, बस इन तीन चीजों का मिश्रण करके हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ समझा पाए। सो नॉलेज का चैनल है और नॉलेज के अलावा यहाँ पे कोई बात नहीं होती। सो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाइए। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक ही फोन नंबर है दर्शकों मेरा, दैट इज 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।